हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो शख्सियत इस वक्त कानूनी टीवी और कानूनी स्टूडियो में मौजूद है वो आपकी जानी पहचानी है। बहुत सीजन्ड लायर हैं, सीजन्ड सियासतदान हैं और एएनपी पूरे पाकिस्तान के मरकज़ी साबिक सदर हैं एहसान वाई साहब। और आपको इनके आप पहले जो आपने इंटरव्यू देखे हैं कानूनी टीवी पे, माशाल्लाह आपने उनके बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स किए और आप लोगों ने इनको बड़ा पसंद किया और मेरी भी ये पसंदीदा शख्सियत है। और मैं इनको बतौर सीनियर एडवोकेट हमेशा कहता हूँ कि आप फादर ऑफ दी बार हैं। सर, यू आर वेलकम वाई साहब। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। सर, आप चूँकि बहुत पॉलिटिक्स में रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पे भी रहे हैं और बड़े बड़े इत्तेहादों में भी रहे हैं। आजकल पीडीएम का इत्तेहाद जो है ना वो बड़ा सरगर्म है, उसके हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या पीडीएम वाले इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे? मलिक साहब, पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि इत्तेहाद उस वक़्त बनते हैं कि जब कोई हुक्मरान फाशिज़म की तरफ चला जाए और उसको मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही हो। तो इस वजह से माजी में भी इत्तेहाद बने और आमरीयतों के ख़िलाफ़ बने और सिविल गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंटों के ख़िलाफ़ भी बने, क्योंकि उनको सपोर्ट जो करती थी वो एस्टेब्लिशमेंट करती थी। और इस मुल्क की मैं कहता हूँ, बदनसीबी तो नहीं कहता, ये बड़ा जो नुकसान हुआ इस मुल्क का कि इस मुल्क में 70 साल 35 साल एस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्टली हुकूमत की, मार्शल लाइन लगाई, आइन तोड़े, मुल्क तकसीम किया और 35 साल इनडायरेक्टली हुकूमत की कि इन्होंने सिविल और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हुकूमत करने नहीं दी और अपनी इंस्ट्रक्शन पर, जिसकी मैं एक ही मिसाल दूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेता, कि जिस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर वज़ीर आज़म इलेक्शन जीत के आई वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो उस वक़्त के चीफ़ ऑफ स्टाफ मिर्ज़ा असलम बेग, उन्होंने कहा कि आपको इक़्तिदार उस वक़्त मिलेगा जब फॉरेन मिनिस्टर आप लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब अली ख़ां बनाएंगे। तो बेनज़ीर के पहले वालिद भी शहीद हो चुके हुए थे, उन्होंने कम्प्रोमाइज़ किया इनसे, उन्होंने इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया और फिर उन्हें वज़ारत उज़्मा मिली। और देखें बदनसीबी इस मुल्क की सियासत की और लोगों के बुनियादी हकूक़ की कि हर बात मानी बेनज़ीर ने एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन फिर भी उसे हुकूमत में रहने नहीं दिया, उसे फ़ारग किया गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इत्तेहाद जो है ये ज़्यादा फोर्सफुल है, ज़्यादा इसकी हैसियत है। इसलिए माजी के इत्तेहाद चलना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से 5 लोग तोड़ते थे दफ़ा 144, बड़ी मुश्किल से आहिस्ता 2-4 महीने लगते थे उस इत्तेहाद को ज़्यादा फोर्सफुल होने में। लेकिन ये इत्तेहाद लोगों को, इतने लोगों के मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, माएँ खुदकुशियाँ कर रही हैं, इसलिए खुदकुशियाँ कर रही हैं कि बच्चों को रोटी नहीं देती। अब ताज़ा ये है कि एक बाप ने 5 बच्चे जो हैं वो नहर में गिरा गए और उनको मार दिया। इसलिए मार दिया कि वो रोटी नहीं दे सकता, बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं मिलती। इसलिए इन्हें, इस इत्तेहाद को लोगों की हमायत इत्तेहाद बनते ही शुरू हो गई। और फिर मैं एक बात पे बड़ा खुश हूँ कि इस मुल्क को नेशनल लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो चारों सूबों में पॉपुलर हो और लोगों के बुनियादी मसाइल को वो लीडर समझता हो। और मैं एक बात पे मुतमईन भी हूँ कि ये मोहतरमा मरियम नवाज़, जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ ने तो बड़ा स्टैंड लिया एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन उस खातून ने
बेपनाह जुर्रत से, बेपनाह लोगों के मसाइल को उजागर किया और उसको इतनी हमायत हासिल हुई पब्लिक की कि आपको एक नेशनल लीडर मरियम नवाज़ के रूप में एक नेशनल लीडर मिल गया है। और नेशनल लीडर ना होने की वजह से ये मुल्क टूटा, जमहूरियत ना होने की वजह से मुल्क टूटा। अब नेशनल लीडरशिप इन द मेकिंग है और मुझे यकीन है अब उसे धमकियां भी मिल रही हैं। अगर उसे यहाँ तक धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तो इसलिए ये मुल्क की एक खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज़ मिली हैं एक नेशनल लीडर के रूप में। आप उनके अंदर कायदाना सलाहियतें भी उसकी मान रहे हैं और ये मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म भी सही होगी, पाकिस्तान के मफाद में होगी। नेचुरली के वज़ीर आज़म तो वही होगा ना जो चारों सूबों में पॉपुलर हो और इलेक्शन जीत कर आए। अब ये जो इत्तेहाद बना है, इनकी जायज़ मुतालबात हैं कि भाई ये मुल्क में जो वज़ीर आज़म है इसको लेके आई है फ़ौज और रिगिंग के नतीजे में आए हैं। उसको ना सियासत का पता है, ना जोग्राफिया का पता है, ना तारीख़ का पता है। मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं करता, मैं सियासी बैकग्राउंड की बात करता हूँ। ना उसके इर्द गिर्द पॉलिटिकल लोग हैं, जितने इसके साथ वज़ीर हैं और जितने इसके एडवाइज़र हैं वो सारे के सारे वो ऐसे ही हैं कि जिस वक्त ये कोई बात करता है वो कवालों की तरह से वो एक कवाल जो है वो उठाता है तो वो कवाली शुरू कर देते हैं। भाई साहब ये बताएं, बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की कर रहे हैं आप, ये बताएं कि अगर ये इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे दे देते हैं जैसे कि बड़ी बाज़गश्त है, तो इससे क्या ये हुकूमत कहती है कि हम ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे और जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये अगर इतने सारे पीपल्स पार्टी और ये सारे पीटीएम इस्तीफे देते हैं तो आप इसका मुस्तकबिल कैसे? मलिक साहब मैं ये पे अर्ज़ करता जाऊँ कि माजी में जितने इत्तेहाद बने हैं, एक चांस की बात है मैं उन मूवमेंट में शामिल रहा हूँ। अच्छा। और जितनी मार्शलें लगी मैं उनमें गिरफ़्तार रहा हूँ। तो इसलिए ये मैं बात बताता चलूँ कि ये जो कहानी किसी के इमाम पर बयान की जा रही है कि ये इस्तीफ़े दे देंगे तो हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, ये ज़िमनी तो दरकिनार अगर आधे भी रिज़ाइन कर दें, मैं कहता हूँ कि सिर्फ नून लीग के MNAs और MPAs रिज़ाइन कर दें तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दोबारा इलेक्शन करा सकें। ये जिस वक्त इलेक्शन कराएंगे सारे लोग जो भूखे हैं, नंगे हैं, बेरोज़गार हैं, जिन्हें खाने को नहीं मिलता, जिन्हें तालीम नहीं मिलती, बच्चे जिनके भूखे हैं, वो सारे के सारे सड़कों पे आ जाएंगे। मुझे उस वक़्त से ये मुल्क की सालमियत के लिए मैं खौफज़दा हूँ कि अगर ये लोग अपने मसाइल और भूख और नंग की वजह से ये सड़क पे आ गए तो इन्होंने किसी इस किस्म के हुक्मरान को नहीं छोड़ना और उनके साथियों को नहीं छोड़ना। इसलिए मैं चाहता हूँ उस वक़्त को आने से पहले ये रिज़ाइन कर दे और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इलेक्शनों का ऐलान करें कि जी फ़लाँ वक़्त में इलेक्शन होंगे और उस वक़्त तक एक यहाँ पॉलिटिकल इंटरम गवर्नमेंट बनाएं। करूँगा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा क्यों कर रहे हैं सर? एस्टेब्लिशमेंट को तो हम बीच में से निकाल, मैं इसलिए मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से कर रहा हूँ कि हुकूमत ही इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। कि ये तो एक पपट है, एजेंट है उसका, ये जो कुछ कहता है उनके इमाम पे कहता है। ये वाहिद हुक्मरान है जो बड़े फ़ख्र से कहता है कि फ़ौज मेरे साथ है, हम एक पेज पे हैं। ये कोई पॉलिटिकल शख्सियत, ये बात एक इज़्ज़तदार पॉलिटिकल वर्कर भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं फ़ौज के इमाम पर ये कर, और फ़ौज और ये फ़ख्र से कहते हैं कि मेरे फ़ोन ISI टेप करती है। हजरत आज ही लाहौर का जो कमांडर है उसने कहा जी हम मौजूदा हुकूमत के साथ है। इसलिए मैं ये समझता हूँ वो उस वक़्त से भी इन्हें डरना चाहिए कि अगर ये भूखे नंगे लोग, ये तारीख़ इस बात की गवाह है, जब सड़क पे आते हैं तो फिर ना ये तोप देखते हैं, ना राइफ़ल देखते हैं, ना गोली देखते हैं। वो वक़्त नहीं आना चाहिए कि फिर सूबे अलहदगी की तरफ जाएं और इन्हें जमहूरियत जितनी जल्दी हो सके ये इस मुल्क में वापस ले आनी चाहिए
और लोगों के बुनियादी हकूक़ दे देने चाहिए। अगर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन है और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर अपोजिशन इस्तीफे दे देती है, लेकिन इनकी तो तीनों असम्बलियाँ इंटैक्ट रहती हैं, KPK की, बलूचिस्तान की और पंजाब की, सिर्फ सिंध असम्बली इस्तीफे देगी। तो ऐसी सूरत में सेनेट के इलेक्शन कानूनन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मैं ये समझता हूँ कि इस जलसे के बाद जो 13 तारीख को लाहौर में हो रहा है, उसके बाद ये जो मार्च होना है इस्लामाबाद में, तो नौबत ही नहीं आनी इस्तीफे देने की। ये फ़ारग हो जाएंगे, वही वो इंसानों का समुंदर होगा और फिर वो समुंदर जो चाहेगा अपनी शराइत मनवाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि इन्हें समझ लेना चाहिए कि मैं नहीं चाह रहा कि एक दफाई ताकत जिसको सियासत नहीं करनी चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं खुदा न खास्ता ये भूखे नंगे इस मुल्क के गरीब अवाम जब सड़क पे आएँ, वो ना हो, ना वो इस्टेब्लिशमेंट देखें और ना उसका एजेंट देखें। थैंक यू वेरी मच जी भाई साहब, आपने बड़ी खूबसूरत सियासी गुफ्तगू हमारे कानूनी TV चैनल पे की है। कानूनी TV चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू वेरी मच।